हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? एक बार देखना। बच्चों आवाज आ रही है? एक बार मुझे बताइएगा। ठीक है। गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? बढ़िया है, चलो ठीक है। ओके, हमारा चैप्टर चल रहा है कौन सा? मानव जनन। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट डिले हो गई है क्लास, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी इस वजह से। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज स्टार्टिंग हम लोग कैसे करेंगे? हाँ जी, स्टार्टिंग कैसे करेंगे? हम स्टार्टिंग करेंगे आज किसके साथ में? क्विज के साथ में। ठीक है, ओके ठीक है। तो क्विज के साथ में स्टार्टिंग करने वाले हैं। ओके, सो कुल मिला के 5 क्वेश्चन है, जिसमें से 4 आप कर लेंगे, एक क्या पता कर नहीं पाए, अभी वो पढ़ाया नहीं है। लेकिन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये वाला, वृषण में क्या उत्पन्न होते हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा फटाफट। वृषण में क्या उत्पन्न होते हैं? जल्दी से। शुक्राणु, अंडे, बीज, बीजाणु। सीधा सीधा। वृषण में क्या उत्पन्न होते हैं? शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, स्क्रोटम का तापमान जो वृषण के क्रियात्मक रहने हेतु आवश्यक होता है, सदैव शरीर के तापमान से लगभग कम होता है। कितना कम होता है? शरीर के तापमान से कितना कम होता है? 2 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री, 8 डिग्री। कितना कम होता है? स्क्रोटम का तापमान शरीर के सामान्य तापमान से कितना कम होता है? 2 से 3 डिग्री होता है ना। अब 3 है नहीं, 2 है, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट, सेमिनिफेरस नलिकाओं में पाई जाने वाली पोषण कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? सेमिनिफेरस नलिकाएं, शुक्र जनन नलिकाएं जो थी, उनके अंदर पोषण देने वाली जो कोशिकाएं होती है, उनका नाम क्या था? लेडिक कोशिकाएं, एट्रेटिक फॉलिकुलर कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं, क्रोमेफिन कोशिकाएं। क्या नाम था उस कोशिका का जो पोषण देती थी? सीधा सीधा सर्टोली कोशिकाएं क्या प्रदान करती हैं? पोषण प्रदान करती हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, लेडिक कोशिकाओं का पाया जाना तथा उनसे निकलने वाला पदार्थ क्या होता है? देखो ये मैंने आपको कल लेक्चर में नहीं बताया था, अगर आता है तो करिएगा, नहीं आता तो छोड़ दीजिएगा, कि लेडिक कोशिकाएं कहां मिलती हैं और क्या स्त्रावित करती हैं। वैसे तो आप आंसर लगा भी सकते हैं, फिर भी थोड़ा सा सोचिए। लेडिक कोशिका कहां मिल रही थी? अग्नाशय में नहीं, यकृत में नहीं, अंडाशय में नहीं, किस में मिल रही है? वृषण में। और क्या निकालती हैं? टेस्टोस्टेरॉन निकालती हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? सी। लास्ट, आर्किडेक्टोमी, शल्य चिकित्सा द्वारा क्या निकाल दिया जाता है? आर्किडेक्टोमी में हम क्या निकाल देते हैं? लीवर निकाल देते हैं, किडनी निकाल देते हैं, ओवरी निकाल देते हैं, वृषण निकाल देते हैं। आर्किडेक्टोमी में हमने किसको निकाल दिया था? आर्किडेक्टोमी में सीधा सीधा हम लोगों ने किसको निकाल दिया था? वृषण को निकाल दिया था। ठीक है, चलो ये सिंपल से 5 प्रश्न थे, आराम से हो गए होंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी, आराम से सिंपल से 5 क्वेश्चन हो गए होंगे। आगे चैप्टर बढ़ाते हैं। चैप्टर पढ़ रहे हैं हम कौन सा? मानव जनन। मानव जनन में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र किससे बना हुआ था? एक जोड़ी वृषण से, सहायक नलिकाओं से, सहायक ग्रंथियों से और शिशन से, जिनको हम बाह्य जननेंद्रिय के रूप में याद रखते हैं। ठीक है, अब नरजनन तंत्र में सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट कर दिया था सर? सबसे पहले हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था किसके बारे में? वृषण के बारे में। वृषण जो होते हैं शरीर से बाहर होते हैं। कब बाहर निकलते हैं? 7वें महीने में बाहर निकलते। कौन बाहर निकाल रहा था सर? एफएसएच जो था वो बाहर निकाल रहा था। ठीक है, ये सारी चीजें थी। ठीक है, यहां तक सिंपल सी बात थी। फिर वृषण जो होते हैं, कितना शरीर का तापमान था, उससे कितना कम तापमान था, उसको रेगुलेट कौन कर रही थी? कौन मांसपेशियां थी? डार्टोस थी, वो सारी बातें करी थी। एक चीज मुझे आपको बतानी है, और वो थोड़ा सा ब्लंडर मिस्टेक हो गई थी, और वो ये, मैंने आपको बताया था वृषण जो होते हैं वो 3 आवरण से युक्त होते हैं। कौन कौन से थे? 3 आवरण थे। कौन से 3 आवरण थे? आपको अगर नाम याद होगा तो, ट्यूनिका, वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ठीक है, अब इसमें अगर ये वृषण जो था, मान लेते हैं ये वृषण है। ठीक है, इस वृषण की जो सफेद वाली जो स्तर जो है, सफेद वाली जो स्तर जो है, इसको ऐसे देखते हैं, देखिएगा सबसे बाहर मिल रही है बेटा जी ये ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये जो सफेद वाली जो स्तर जो है,
ये है ट्यूनिका वेजाइनलिस, ठीक है। फिर है हमारी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये लाल रंग की जो है ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो थी ये सेप्टम बना रही थी। मैंने ट्यूनिका वेस्कुलोसा बता दिया था। ट्यूनिका वेजाइनलिस जो थी, ट्यूनिका वेजाइनलिस जो थी, ये ट्यूनिका वेजाइनलिस ये बना रही थी क्या, सेप्टम। तो सेप्टम यानी दरार जो थी, ये जो दरारें जो हैं जिनको हमने सेप्टा बोला था या सेप्टम बोला था या सल्कस बोला था, ये सल्कस का निर्माण ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया करती है, ठीक है। फिर ट्यूनिका वेस्कुलोसा कहां पर होती है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा यहां पर है, इस तरीके से, ये ट्यूनिका वेस्कुलोसा है। तो दरार किसने बनाई है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ने बनाई है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा ने नहीं बनाई है, ठीक है। हाँ जी बबीता, आज होमवर्क आ जाएगा बेटा वो वाला, ठीक है। सो कुल मिलाकर एक बार इसको क्लियर कर लीजिए, ये जो दरारें जो थी, ये दरारों का निर्माण जो है ट्यूनिका वेस्कुलोसा नहीं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया करती है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो थी ये दरारों का निर्माण कर रही थी। इन दरारों के अंदर मिल रही थी कौन, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, और ट्यूनिका वेस्कुलोसा के अंदर कौन आ रही है, रक्त नलिकाएं आ रही हैं, ठीक है। जो होमवर्क आए हैं उस होमवर्क में अभी आंसर्स नहीं दिख रहे होंगे, वो आंसर्स मेरे को डालने हैं। थोड़ा सा मैं डिले हो गया हूं आज के होमवर्क में और कल के होमवर्क में, उसके होमवर्क के आंसर्स मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अभी ये चीज क्लियर हो गई है, हाँ जी गणेश गौतम, ये चीज क्लियर हो गई है, हाँ जी ये चीज क्लियर हो गई है। ये जो 3 स्तरें थी, इन 3 स्तरों में से ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो थी ये दरारों का निर्माण कर रही थी, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोगों ने, ये 3 स्तरें थी, इन 3 स्तरों के अंदर क्या मिल रही थी, शुक्रजनक नलिकाएं मिल रही थी। शुक्रजनक नलिकाएं जो थी वो मैंने आपको बता दी थी, ये इस तरीके से क्या बन रही थी, पालिकाएं बन रही थी। 250 से 300 क्या बन रही थी, पालिकाएं बन रही थी। उन पालिकाओं के अंदर क्या मिल रही थी, 1 से 3 शुक्रजनन नलिकाएं या शुक्रजनक नलिकाएं मिल रही थी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोला था हमने उनको, और ये 1 से 3 जो मिल रही थी, इनका हमने संरचना देखी थी। अगर संरचना याद हो आपको तो आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या था, ट्यूनिका प्रोपरिया, जो प्रोटेक्शन कर रही थी। फिर उसके बाद थी जर्म उपकला। जर्म उपकला 2 प्रकार की कोशिकाओं से बनी हुई थी, 2 प्रकार की कोशिकाओं से बनी हुई थी। एक थी स्तंभाकार कोशिका जिनको हमने सर्टोली कोशिका बोला था, और एक घनाकार कोशिका थी जिनको हमने नर जर्म कोशिका बोला था। नर जर्म कोशिका जो थी वही आगे जाकर शुक्राणु बनाती है, और सर्टोली कोशिका उनको क्या प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। 2 शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में कौन सी कोशिकाएं मिल रही थी, लेडिक कोशिका मिल रही थी, जिनको हमने अंतरालीय इंटरस्टिशियल सेल्स बोला था। यहां तक की बातें सभी को क्लियर है, यहां तक की बातें सभी को क्लियर है, ठीक है। सर कल आपने कितना पढ़ाया था, प्लीज एक बार सारा रिपीट कर दीजिए। वाह, आप एक बार जाकर लेक्चर रिपीट कर लीजिए कल का, ठीक है, ऑलरेडी है आपके पास में। चलिए यहां तक की बातें आई होप आप सभी को समझ में आ गई होंगी। एक क्वेश्चन यहां पर बन रहा है, और वो क्या क्वेश्चन बन रहा है जरा फटाफट देखिएगा बेटा। यहां पर ये इस तरीके से, ये स्तंभाकार कोशिका थी जिनको हमने सर्टोली कोशिका बोला, और जगह जगह पर हमारी क्या मिल रही थी, इस तरीके से घनाकार कोशिका मिल रही थी। उन घनाकार कोशिकाओं को हमने क्या बोला था, नर जर्म कोशिका बोला था, ठीक है। ये मिलकर क्या बना रही थी, जर्म उपकला बना रही थी, और बाहर क्या मिल रही थी आपकी बेटा, ट्यूनिका प्रोपरिया मिल रही थी, ठीक है। और इसके बाहर क्या मिल रही थी, इस तरीके से लेडिग कोशिका मिल रही थी। ऐसे ही शुक्रजनक नलिका सेम टू सेम यहां पर भी है, ठीक है। बैकलॉग सीरीज कल से स्टार्ट होगी बेटा, कल जो है, कल से बैकलॉग सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, कल 12 बजे से। आई थिंक कल फिजिक्स की या केमिस्ट्री की होगी, फिजिक्स या केमिस्ट्री की होगी, मेरे को आइडिया नहीं, कल फिजिक्स की होगी केमिस्ट्री होगी, लेकिन कल 12 बजे होगी, ठीक है। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिएगा। आप मुझे बताइएगा, अगर इतने से भाग को अगर मैं काटता हूं, इतने से भाग को अगर मैं काटता हूं, ये मैं काटूंगा, तो काटने के बाद में ये संरचना
ऊपर से गोल दिखाई देगी। तो क्या ये संरचना ऐसे दिखाई देगी, गोल दिखाई देगी? इतना सा कंसेप्ट समझ में आया? हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइएगा। मेन एफएसएचएस के अलावा एस्ट्रोजन भी होता है बेटा जी, विजय। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइए, क्या इस तरीके से ये गोल दिखाई देगी? इतना कंसेप्ट पहले भी बताया हुआ है। अब आप मुझे बताइएगा आउटर मोस्ट लेयर जो होगी वो कौन सी होगी, जल्दी से। आउटर मोस्ट लेयर, कलर भी मैं वही चूज कर रहा हूं जो मैंने यहां पर चूज किए हैं। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होगी? ट्यूनिका प्रोपरिया होगी, इस तरीके से। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होगी? ट्यूनिका प्रोपरिया, ठीक है, होगी। उसके बाद ये वाली कोशिकाएं कौन सी होंगी? स्तंभाकार कोशिकाएं होंगी, सर्टोली कोशिकाएं होंगी, ठीक है। और यहां पर इस तरीके से ये नर जर्म कोशिकाएं होंगी। सिंपल, इतनी सी बात समझ में आ गई? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं थी? ये शुक्रजनक नलिकाओं को हमने अनुप्रस्थ रूप से काटा, काटने के बाद ये हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हमारी एनसीईआरटी में कुछ ऐसा डायग्राम दिया हुआ है। जब हम अपनी एनसीईआरटी खोलते हैं तो हमारी एनसीईआरटी में कुछ ऐसा डायग्राम दिया हुआ है। जब आप अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे तो ऐसा डायग्राम आपको मिलेगा, ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा, ये शुक्रजनक नलिका, इस शुक्रजनक नलिका के बाहर कौन है? सर, लेडिग कोशिकाएं हैं। शुक्रजनक नलिका के बाहर कौन है? ये लेडिग कोशिका, ये ट्यूनिका प्रोपरिया, ये सर्टोली कोशिका, ये नरजर्म कोशिका। हाँ जी, यही है। इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं थी? जरा एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। यहां तक का डायग्राम हम सभी को समझ में आ गया है? ऑलरेडी ये चीज हम कल पढ़ चुके हैं। जस्ट मैंने यहां पर इसके आगे सिर्फ इतनी सी बात बताई, इसको हमने काटा और ये इस तरीके से दिखाई दे रही है। डन। क्वेश्चन सीधा सीधा, जर्म उपकला की आधारीय कोशिका कौन सी है? जो जर्म उपकला है, जर्म उपकला, उसकी आधारीय कोशिका कौन सी है? सोचिए जल्दी से। जर्म उपकला जो है उसका आधार बनाने वाली कोशिका कौन सी है? आंसर फटाफट, सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेल डन विशाल, मीरा, बिल्कुल सही है। अजय कह रहा है लेडिग कोशिका, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, अभिषेक पंचाल कह रहे हैं लेडिग कोशिका, बहुत ही बढ़िया। क्यूबॉइडल सेल, वेरी गुड, क्यूबॉइडल सेल है। ट्यूनिका प्रोपरिया, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन पढ़ा आपने? जर्म उपकला पूछा तुमसे, तुमको इतना याद है यहां पर जर्म उपकला कौन थी? कौन थी जर्म उपकला? सर, जर्म उपकला ये ग्रीन कलर की जो लेयर है ना, ग्रीन कलर की लेयर, जिसमें ये ग्रीन कलर की कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं। कल बताया है आपको, ये ग्रीन कलर की यहां पर जो बनाई हुई है, इस जर्म उपकला में दो कोशिकाएं थी। ये ग्रीन कलर की जो है ये है जर्म उपकला और इसमें दो कोशिकाएं थी। कौन कौन सी थी? सर, एक थी हमारी सर्टोली और एक थी हमारी नर जर्म कोशिका। दो ही तो कोशिकाएं थी। कहां से लेडिग कोशिका आ गई? यहां पर लेडिग कोशिका कहां से आ गई है? जर्म उपकला केवल दो प्रकार की कोशिकाओं से बनी हुई है, जो ग्रीन कलर की हमने बनाई है। केवल नर जर्म कोशिका और सर्टोली कोशिका मिलकर के बना रही है, जर्म उपकला बना रही थी। कल बताया है आपको। अब जरा सोच, इन दोनों में से कौन आधारीय कोशिका है, कौन आधार बना रही है? सोच, इस डायग्राम में ये जो ग्रीन कलर की, हरे रंग की ये जो कोशिकाएं दिखाई हैं, ये वाली हमारी सर्टोली कोशिका और ये छोटी छोटी जो हैं ये हमारी कौन है? ये आधारीय कोशिका, ये हमारी जर्म कोशिका है, नर जर्म कोशिका। अब इन दोनों में से आधार कौन बना रही है? सोच, इन दोनों में से आधार कौन बना रही है? ये आधार बना रही है कि ये आधार बना रहा है? आधार जो नीचे मिलेगी, ये नीचे मिल रही है गुरु, ये नीचे मिल रही है। तो आधार कौन बनाएगी? सर, आधार जो है वो कौन बनाती है? वो सर्टोली कोशिका बनाती है। नरजर्म कोशिका नहीं बना रही। आधार, निचला भाग, ये ऊपर मिल रही है और ये नीचे मिल रही है, ऊपर मिल रही है, नीचे मिल रही है, ऊपर मिल रही है, नीचे, ऊपर नीचे।
तो आधार कोश किसने बनाया? सर्टोली कोशिका ने बनाया। तो ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना जर्म उपकला की आधारीय कोशिका कौन सी होती है? तो जर्म उपकला की आधारीय कोशिका कौन सी होती है बेटा? सर्टोली कोशिका होती है। ये चीज याद रखना। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ गया सभी को? कोई तकलीफ तो नहीं थी? यहां तक की बात समझ में आ गई है? डंडन आ डंडन। अब देखो ये सर्टोली कोशिका क्या करेगी, नरजर्म कोशिका क्या करेगी, ये लेडिक कोशिका क्या करेगी, ये हम सब पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? जब हम टॉपिक पढ़ेंगे क्या? युग्मक जनन। जब हम युग्मक का निर्माण करेंगे, शुक्राणु का निर्माण करेंगे, शुक्र जनन प्रक्रिया जब हम पढ़ेंगे तो हमको पता लगेगा कि 12 से 14 वर्ष का जब एक लड़का होता है तो उसके हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है जीएनआरएच, जो हमारी पीयूष ग्रंथि के पास जाता है, अग्र पीयूष ग्रंथि से एलएचएफएसएच निकलवाता है, एलएच जाकर लेडिक कोशिका से टेस्टोस्टेरोन निकलवाता है, एफएसएच जाकर सर्टोली कोशिकाओं को प्रेरित करता है पोषण प्रदान करने के लिए और एक इनहिबिन हार्मोन निकलवाने के लिए। ये सारा हम टॉपिक पढ़ेंगे कब? जब हम शुक्राणु का निर्माण करेंगे, यानी युग्मक जनन जब आएगा तब हम ये पढ़ेंगे। अभी नहीं पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? जब युग्मक जनन पढ़ेंगे, ठीक है? तब वहां पर हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि लेडिक कोशिका क्या करती है, किस तरीके से काम करती है, सर्टोली कोशिका क्या करती है, नरजर्म कोशिका क्या करती है, ठीक है? हाँ जी, तो वो हम वहां पर पढ़ेंगे। इनहिबिन, ठीक है, एस्ट्रेडियोल, ये सब कुछ हम वहां पर पढ़ेंगे। कब? जब हम युग्मक जनन की बात करेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट। अब इसका आगे क्या पढ़ेंगे? देखो मेरे भाई, इस तरीके से ये हम लोगों ने टेस्टीज की बात करी थी, यानी वृषण की बात करी थी। वृषण के अंदर इस तरीके से पालिकाएं मिल रही थी, ठीक है? और इन पालिकाओं के अंदर क्या मिल रही थी सर? इन पालिकाओं के अंदर मिल रही थी क्या? शुक्रजनक नलिकाएं। ये इस तरीके से शुक्रजनक नलिकाएं हैं, ठीक है? अब इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मान लो इस पालिका में, ये वाली जो पालिका आपको दिखाई दे रही है, ये वाली पालिका, इस पालिका में कितनी है सर? 2 हैं। इस पालिका में कितनी है? 2 हैं। इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, ठीक है? क्या होएगा? ध्यान से सुनना। ये जो होती हैं, ये प्रत्येक पालिका की शुक्रजनक नलिकाएं जो हैं, ये आपस में फ्यूज्ड हो जाती हैं और एक सिंगल नलिका बनाती हैं। फ्यूज्ड हो गई, सिंगल नलिका बनाई, फ्यूज्ड हो गई, सिंगल, फ्यूज्ड हो गई, सिंगल, फ्यूज्ड हो गई, सिंगल नलिका बना रही है। इतनी सी बात समझ में आ गई? कौन? जो शुक्र जनन या शुक्र जनक नलिकाएं हैं, वो क्या हो रही हैं सर? वो जुड़ रही हैं या फ्यूज्ड हो रही हैं, और फ्यूज्ड होकर एक नलिका बनाई। अब ये जो एक नलिका जो बन रही है, ये जो एक सिंगल नलिका जो बन रही है, इसका नाम है ट्यूब्यूली रेक्टी। इसको हमने बोला है ट्यूब्यूली रेक्टी। तो ट्यूब्यूली रेक्टी क्या थी? जब शुक्रजनक नलिकाएं फ्यूज्ड होकर एक सिंगल नलिका बनाती है तो उनको हम क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूली रेक्टी। अब क्या होगा? अब ये ट्यूब्यूली रेक्टी इधर आ रही है, ये वाला जो भाग जो होता है, इस भाग में आकर ये सारी की सारी एक दूसरे से जुड़ जाती है और जुड़कर इस तरीके से एक जाल सा बन जाता है। यहां पर क्या? ये सारी की सारी ट्यूब्यूली रेक्टी जो है, ये ट्यूब्यूली रेक्टी, ये ट्यूब्यूली रेक्टी, ये ट्यूब्यूली रेक्टी, ये ट्यूब्यूली रेक्टी, ये ट्यूब्यूली रेक्टी यहां आकर एक जाल सा बना रही है। और ये जो जाल जो है, इस जाल को हमने क्या बोला है? वृषण जाल, अंग्रेजी में रेटे टेस्टिस। तो कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं था, सिंपल क्या कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो थी, शुक्रजनक नलिकाएं जो थी, ये प्रत्येक पाली की शुक्रजनक नलिकाएं, चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, ठीक है? अब 2 होंगी तभी तो फ्यूज्ड होंगी, सिंगल तो किसके साथ फ्यूज्ड होंगी? 3 होंगी, फ्यूज्ड हो गई, 2 हो गई, फ्यूज्ड हो गई, अकेली तो फ्यूज्ड होएगी नहीं, है ना? तो ये मिलकर क्या बना रही है? एक सिंगल नलिका बना रही है जिसका नाम है ट्यूब्यूली रेक्टी, और ये ट्यूब्यूली रेक्टी आगे चलकर किसका निर्माण कर रही है? एक जाल का, जिसका नाम है वृषण जाल। अब क्या होगा? अब इस वृषण जाल से लगभग 10 से 20 छोटी छोटी, लगभग 10 से 20 छोटी छोटी, इस तरीके से 10 से 20, अराउंड 10 to 20, 10 से 20
छोटी छोटी नलिकाएं निकल रही हैं। किससे निकल रही हैं? इस वृषण जाल से छोटी छोटी 10 से 20 क्या निकल रही हैं? नलिकाएं निकल रही हैं। और कहां जा रही हैं? देख, क्या तेरे को ये नलिकाएं वृषण से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही हैं? क्या ये वृषण से बाहर निकल रही हैं? हाँ जी। और वृषण से बाहर निकलकर किस में जाकर खुल रही हैं? सर, ये वृषण से बाहर जाकर एक सबसे बड़ी अति कुंडलित नलिका में खुल रही है। ये जो 10 से 20 जो वृषण जाल से निकली थी, ये छोटी छोटी नलिकाएं, 10 से 20 नलिकाएं, ये जाकर एक संरचना में खुल रही है। और ये जो संरचना जो है, ये वाली जो संरचना जो आपको लाल रंग की ये यहां पर दिखाई दे रही है, क्या ये संरचना वृषण के अंदर है कि वृषण के बाहर है? सर, वृषण के बाहर है। वृषण की पृष्ठ सतह पर है, पीछे की तरफ है। ठीक है। इस बहुत ही ज्यादा कुंडलित, ये बहुत ही ज्यादा क्या होती है? कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, कुंडलित संरचना होती है, इसमें जाकर खुल रही है। अब सर, इसका नाम क्या है और इनका नाम क्या है? तो ये जो 10 से 20 जो थी, ये 10 से 20 नलिकाएं जो थी, इनको हम बोलते हैं अपवाही नलिकाएं। क्या बोलते हैं इनको बेटा? अपवाही नलिकाएं। क्या नाम दिया है? अपवाही नलिकाएं। ठीक है। नहीं सर, इनका तो और भी दूसरा नाम होता है। यस, दूसरा नाम भी होता है इनका। क्या नाम होता है? एक सेकंड, मैं यहां पर थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देता हूं। ये हमारी शुक्र जनन या शुक्र जनक नलिकाएं थी, और ये क्या हो रही थी? फ्यूज्ड हो रही थी, और फ्यूज्ड होकर ये बनाई थी। हाँ, ये जो अपवाही नलिकाएं जो होती है, इनको हम क्या बोलते हैं? शुक्र वाहिकाएं। क्या नाम देते हैं हम इनको बेटा? शुक्र वाहिका। शुक्र वाहिकाएं। सर, अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? वासा इफरेंशिया। तो वासा इफरेंशिया क्या? 10 से 20 छोटी छोटी नलिकाएं जो वृषण जाल से निकली और निकलकर बाहर, किससे बाहर? वृषण से बाहर एक अति कुंडलित संरचना में खुल रही है। याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा कुंडलित संरचना होती है, लगभग 5 से 6 मीटर की लंबी होती है। ये मेरे हाथ के यहां से लेकर यहां तक कितना है? 1 मीटर, 1 मीटर। अब सोच, 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 3, 4, 5, 6, लगभग इतनी लंबी है, मतलब बहुत लंबी, 6 मीटर। यानी अगर मैं यहां पर खड़ा हूं तो तीसरी मंजिल तक अगर मैं पहुंच जाऊंगा, अपनी छत के तीसरी मंजिल तक, इतनी लंबी ये होती है, बहुत ही ज्यादा कुंडलित होती है। कौन? ये संरचना। और ये जो नलिका है, इस नलिका का नाम है अधिवृषण। इसको हम क्या बोलते हैं? अधिवृषण बोलते हैं। एपिडिडाइमिस, अंग्रेजी में एपिडिडाइमिस, हिंदी में अधिवृषण बोला जाता है। ठीक है। अब इधर देखना, ये जो अधिवृषण जो थी, हाँ जी, राजनारायण कह रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा। बताओ, अब इसको ये चीज समझ में नहीं रही। कल तक तेरे को इतनी सी बातें समझ में आ गई थी? कल का क्लास ली थी? हाँ जी, कल की क्लास ली थी। वृषण पालिका तेरे को समझ में आया? 250 से 300 वृषण पालिकाएं। उन 250 से 300 वृषण पालिकाओं के अंदर कौन है? शुक्रजनक नलिकाएं। शुक्रजनक नलिकाएं फ्यूज्ड होकर क्या बना रही हैं? ट्यूबुली रेक्टी। ये ट्यूबुली रेक्टी है गुरु, ये ट्यूबुली रेक्टी, ट्यूबुली रेक्टी, ट्यूबुली रेक्टी, ट्यूबुली रेक्टी, ट्यूबुली रेक्टी। ये ट्यूबुली रेक्टी आगे चलकर क्या बना रही है? ये नलिकाएं एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं और फ्यूज्ड होकर क्या बना रही है? एक जाल बना रही है। उस जाल का नाम क्या है? वृषण जाल। वृषण जाल से नलिकाएं निकल रही हैं, छोटी छोटी 10 से 20, जिनका नाम है क्या? शुक्र वाहिकाएं, वासा इफरेंशिया, या अपवाही नलिकाएं। ये अपवाही नलिकाएं वृषण से बाहर आ जाती है, किसमें आती है? एक बहुत ही ज्यादा कुंडलित नलिका में आ जाती है, जिसका नाम है अधिवृषण। बता, इसमें क्या चीज समझ में नहीं आई? हाँ जी। अच्छा, एक और जरूरी चीज, बहुत तेजी से फैल रहा है आई फ्लू, तो थोड़ा सा अपनी आंखों का ध्यान रखें। ठीक है। मैं एक काम करूंगा, अपनी क्लास में हर आधे घंटे में 5-5 मिनट का गैप लूंगा, ताकि आप 5-5 मिनट के लिए अपनी आंखों को थोड़ा सा
लोड कम दीजिएगा। ठीक है, डन। सर्टोली सेल्स जर्म कोशिका को पोषण देती है, वो जर्म कोशिका को भी पोषण देती है और वही जर्म कोशिका आगे चलकर शुक्राणु पैदा करती है, उन शुक्राणु को, मेनली शुक्राणु को पोषण देती है। हाँ, ठीक है, ठीक है। चल, अब ये जो अधिवृषण आपको दिखाई दे रही है बहुत ही ज्यादा कुंडलित संरचना है। कौन? अधिवृषण। और इस अधिवृषण के टोटल कितने भाग है सर? इस अधिवृषण के टोटल 3 भाग हैं। कौन से 3 भाग है? ध्यान से देखना। सबसे पहला ये वाला भाग, फिर उसके बाद ये वाला भाग सेकंड, और फिर उसके बाद ये थर्ड वाला पोर्शन। ठीक है, तो टोटल अधिवृषण के कितने पोर्शन हैं? 3 भाग है किसके? अधिवृषण। अब क्या क्या है, कौन कौन से भाग है? सबसे पहला जो सबसे बड़ा भाग जो होता है, सबसे बड़ा भाग जो होता है किसका? अधिवृषण का। आप इस डायग्राम में भी देखेंगे तो मैंने इस डायग्राम में सबसे बड़ा पोर्शन जो बनाया वो कौन सा बनाया, देख सकता है। इस डायग्राम में अधिवृषण का 3 भाग है और इस अधिवृषण के 3 भाग में सबसे पहला पोर्शन ये वाला, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो इनमें से सबसे बड़ा पोर्शन ये है, ये उसके बाद ये वाला मिडिल, और ये सबसे छोटा होता है। सबसे बड़ा ये, सेकंड ये, थर्ड ये। अब इनका नाम क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ा जो है ये वाला पोर्शन, इसको बोला जाता है कैपुट, कैपुट अधिवृषण। सेकंड जो होता है इसको हम बोलते हैं कॉर्पस अधिवृषण, और सबसे लास्ट वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं कॉडा अधिवृषण। तो टोटल अधिवृषण के कितने भाग होते हैं सर? अधिवृषण जो होता है, अधिवृषण एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस में क्या क्या याद रखना है? सबसे पहला, ये वृषण के पृष्ठ सतह पर होता है, वृषण के पृष्ठ सतह होती है, वहां पर होता है। पृष्ठ मतलब पीछे की तरफ होता है, वृषण के पीछे की तरफ मिल रहा है। ठीक है, सतह पर होता है। दूसरा, ये अति कुंडलित संरचना होती है, अति कुंडलित संरचना होती है, जो लगभग 6 मीटर लंबी होती है। कितने मीटर लंबी होती है बेटा? ये 6 मीटर लंबी आपकी ये क्या होती है? संरचना होती है। ठीक है, और ये 3 भागों में बटा होता है, 3 भागों में बटा होता है। अब वो 3 भाग का नाम मैंने वहां पर भी लिख दिया, यहां पर लिख देता हूं वापस से। 3 भाग कौन से हैं? सबसे पहला है कैपुट एपिडिडाइमिस, दूसरा है कॉर्पस एपिडिडाइमिस, तीसरा है कॉडा एपिडिडाइमिस। ठीक है, सो कुल मिलाकर यहां पर 3 भागों में बटा होता है। कौन? कैपुट, कॉर्पस, कॉडा। अब कोई बोलेगा सर इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में लिख दो। हिंदी में ऑलरेडी यहां पर लिख दिया है, कैपुट अधिवृषण, कॉर्पस अधिवृषण, कॉडा अधिवृषण। अब इसमें से सबसे बड़ा कौन सा होता है? याद रखना, सबसे बड़ा ये होता है, ये सबसे बड़ा होता है। और ये सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो सबसे छोटा होता है कौन सा? कॉडा। सबसे बड़ा होता है कौन सा बेटा जी आपका? कैपुट। और इन दोनों के बीच में कौन होता है? कॉर्पस होता है। इसको हम ग्लोबस मेजर भी बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है ग्लोबस मेजर। इसको हम बोलते हैं ग्लोबस माइनर। ठीक है, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट समझाने के लिए कि सबसे बड़ा भाग ये वाला होता है, फर्स्ट वाला कैपुट, सेकंड जो है कॉर्पस और थर्ड जो है कॉडा। ठीक है, डन। अब बात आ रही है सर कि करता क्या है, इसका कार्य क्या होता है, वो भी अभी बताऊंगा। पहले इतनी सी बात बताइए, यहां तक की बात समझ में आ गई है? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? वापस से रिपीट कर रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देख मेरे भाई, ये है हमारा वृषण,
इस वृषण के अंदर 250 से 300 क्या मिल रही थी? ये वृषण पालिका मिल रही थी। ये वृषण पालिका, वृषण पालिका, वृषण पालिका, वृषण पालिका, वृषण पालिका, ऐसे 250 से 300 क्या मिल रही थी? वृषण पालिका मिल रही है। हर पालिका के अंदर 1 से 3 क्या मिल रही थी? शुक्रजनक नलिकाएं मिल रही थी। ये शुक्रजनक नलिकाएं फ्यूज्ड होकर एक सिंगल नलिका बनाई जिसका नाम है क्या? ट्यूबुली रेक्टी। ये ट्यूबुली रेक्टी आगे चलकर क्या बनाई? एक जाल बनाई जिसका नाम है वृषण जाल। वृषण जाल से 10 से 20 छोटी छोटी नलिकाएं निकली जिनका नाम है अपवाही नलिका या शुक्रवाहिका या वासाइफरेंशिया। ये शुक्रवाहिकाएं किसमें जाकर खुली? एक बड़ी सी कुंडलित नलिका, लगभग 6 मीटर लंबी नलिका जो बहुत ही ज्यादा कुंडलित है, जो कहां पर मिल रही है? वृषण के पृष्ठ भाग पर मिल रही है, वृषण के बाहर मिल रही है। जिसके जो अति कुंडलित है, 6 मीटर लंबी है, जिसके 3 भाग है। सबसे बड़ा है कैपुट, फिर उसके बाद कॉर्पस और फिर उसके बाद है कॉर्डा। डन। यहां तक की बात बताइए, यहां तक की बात समझ में आ गई है? डन डना डन डन, क्लियर है? चलें आगे। अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, इस संरचना में क्या मैंने वृषण कोश बनाया हुआ है? क्या इस संरचना में मैंने वृषण कोश बनाया हुआ है क्या? कल से स्टार्ट होगी अनिल कुर्मी, कल 12 बजे से बता दिया था क्लास में बेटा। बताइए, क्या इस संरचना में मैंने वृषण कोश बनाया हुआ है? नहीं बनाया तो बनाऊंगा ना। ये देखो, ये रहा वृषण कोश। ये कौन है? वृषण कोश। ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा, ये अधिवृषण किसके बाहर है और किसके अंदर है? सोचो, ये जो अधिवृषण जो है ये किसके बाहर है और किसके अंदर है? ये अधिवृषण वृषण के बाहर है, लेकिन किसके अंदर है? वृषण कोश के अंदर है। क्या ये लाइन समझ में? अरे भैया, ये वृषण कोश और ये है वृषण, तो वृषण के तो बाहर है कौन? अधिवृषण, और वृषण कोश के अंदर है कौन? अधिवृषण। इतनी सी बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं थी? चलें आगे। डन, क्लियर है? चलो जी, अब इधर देखिएगा, अब इधर देखिएगा, ये है आपको अगर कल का डायग्राम याद आ रहा हो, कुछ इंग्विनल नलिका याद आ रही है? इंग्विनल नलिका, इस तरीके से इंग्विनल नलिका थी। ये वृषण कोश था, ये हमारा उदर भाग था, ये श्रोणी भाग था। ठीक है। अब ये कौन है? वृषण कोश है। इसके अंदर ये कौन है? वृषण है। डन, ओके। वृषण के बाहर कौन थी यार? सोच, ये इस तरीके से अधिवृषण है। अधिवृषण में कौन आकर खुली थी? इस तरीके से छोटी छोटी अपवाही नलिकाएं, जिनको हमने क्या बोला था? ये छोटी छोटी नलिकाएं, जिनको हमने क्या बोला? वासाइफरेंशिया। वासाइफरेंशिया कहां से आई थी? एक जाल सा बना था, एक जाल सा बना था, वृषण जाल। वृषण जाल किससे बना था? ट्यूब्यूली रेक्टी से। ट्यूबुली रेक्टी किससे बनी थी? शुक्रजनक नलिकाओं से। ये शुक्रजनक नलिकाएं थी। किसके अंदर मिल रही थी गुरु? ये सर, ये मिल रही थी वृषण पालिकाओं के अंदर। बोलिए, वापस से वही डायग्राम बना दिया? क्लियर? चलें आगे। अब इधर देख, ये है अधिवृषण, और अधिवृषण का लास्ट भाग क्या कहला रहा था? सोच, ये वाला भाग जो था, ये वाला भाग जो था, ये वाला भाग, इस भाग को हमने क्या बोला था? कैपुट। फिर उसके बाद कॉर्पस, और लास्ट वाला कौन सा था? कॉर्डा था। लास्ट वाला कौन सा था? कॉर्डा था। मैं बिल्कुल भी कमेंट नहीं करूंगा जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, ठीक है? लास्ट वाला कौन सा था? कॉर्डा था। हाँ सर, सर गुबर्नेक्यूलम मेम्ब्रेन कहां गई? अब देख, गुबर्नेक्यूलम बनाऊंगा तो थोड़ा सा वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, बाकी तुम जानते हो इसके बाहर कौन है? गुबर्नेक्यूलम है। ये छोटा सा बना देता हूं, ये गुबर्नेक्यूलम है यहां पर, ठीक है? जानता है ना गुबर्नेक्यूलम थी।
अब फोकस कर जो चीज बता रहा हूं उस पर। ये कौन है सर? आखिरी जो है सारा पटेल, यहां पर बातें नहीं। ये जो आखिरी जो थी इसका नाम क्या था? कौडा था। अब ये कौडा ध्यान से देख, ये कौडा बाहर आ रही है। और बाहर किस में आ रही है? जरा सोच, इस जगह पर आ रही है। क्या ये कौडा से निकलकर, ये कौडा से निकलकर एक नलिका बाहर आ रही है। और कौन सी गुहा में आ रही है? सोच, ये कौडा एपिडिडाइमिस से, कौडा एपिडिडाइमिस से एक नलिका, लंबी सी नलिका बाहर आ रही है। वृषण और वृषण कोश से बाहर आ रही है। इंग्विनल नलिका से होते हुए उदर गुहा में आ रही है। क्या बोल सकता हूं? इधर देख क्या लिखा हमने। जो कौडा एपिडिडाइमिस हमने देखा, उस कौडा एपिडिडाइमिस से क्या निकली? एक लंबी नलिका। किससे बाहर आ गई? वृषण कोश से बाहर आ गई है। वृषण कोश से बाहर आकर किससे होती हुई? इंग्विनल नाल से होती हुई। क्या वो उदर गुहा में आ गई है? बोलो, बोलिए, क्या ये लाइन समझ में आ गई? कौडा एपिडिडाइमिस जो थी उससे एक लंबी सी नलिका निकली, वो वृषण कोश से बाहर आई। वृषण कोश से बाहर आकर, ये वृषण कोश था, इस वृषण कोश से बाहर आई। अब वृषण कोश से बाहर किस में आएगी? इस नलिका में। इसका नाम क्या था? इंग्विनल नलिका। इंग्विनल नलिका से होती है किस में आ रही है? उदर गुहा में आ गई है। डन, क्लियर? यहां तक की बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन नहीं है? सर कंपार्टमेंट क्या होते हैं? जैसे तेरा घर है, उस घर में एक रूम है। अब इस एक रूम को हम बांट देंगे तो वो बटे हुए कमरे, छोटे छोटे भाग क्या कहलाएंगे? कंपार्टमेंट कहलाएंगे। जैसे ट्रेन होता है, बोलते हैं ना ट्रेन के कंपार्टमेंट। एक लंबी सी ट्रेन है, उस ट्रेन को हमने छोटे छोटे डिब्बों में बांट दिया, तो डिब्बों को हम क्या बोलेंगे? कंपार्टमेंट बोलेंगे। डन। एक बच्चा पूछ रहा है सर उदर गुहा का मतलब ये वाला भाग जो था ये क्या कहला रहा था? उदर कहला रहा था। और उस उदर भाग के अंदर जो खाली जगह होगी उसको हम उदर गुहा बोलेंगे। डन। हाँ जी सर, यहां तो धमनी सिरा भी तो थी। अरे यार, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है और इसी स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है और इस स्पर्मेटिक कॉर्ड से होते हैं धमनी, शिरा, लसिका, तंत्रिका, वो तो अंदर जा रही है, लेकिन एक नलिका अलग से भी तो बाहर आ रही है। डन। अब ये जो नलिका जो तुमको दिखाई दे रही है, जो बाहर आ रही है, इस नलिका को क्या बोलते हैं? तो ये जो नलिका जो होती है इसको हम बोलते हैं शुक्रवाहक। शुक्रवाहक, वास, ये कई बुक में वासा भी लिखा होता है, वास डिफरेंस। तो कुल मिलाकर यहां तक नलिकाएं जो आपने देखी हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, यहां तक जो नलिकाएं देखी थी उनका क्रम मैं आपसे पूछने वाला हूं, जरा जल्दी से मुझे बताइएगा। यहां तक जो नलिकाएं आपने देखी थी, इसमें सबसे पहले क्या आपको शुक्रजनक नलिकाएं, ध्यान से देखना, क्या आपको शुक्रजनक नलिकाएं, शुक्रजनक नलिकाएं किस में बदली? ट्यूब्यूली रेक्टी में। ट्यूब्यूली रेक्टी किस में ओपन हुई? वृषण जाल में। वृषण जाल किस में ओपन हुआ? शुक्र वाहिकाओं में। शुक्र वाहिकाएं किस में ओपन हुई? अधि वृषण में। और अधि वृषण लास्ट में किस में ओपन हुआ? शुक्र वाहक में। सर अंग्रेजी में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किस में ओपन हुई?
ट्यूब्यूली रेक्टी में, ट्यूबुली रेक्टी किस में ओपन हुई? रेटिटेस्टीज में। रेटिटेस्टीज किस में ओपन हुई? वासा इफ्रेंशिया में। वासा इफ्रेंशिया किस में ओपन हुई? एपिडिडाइमिस में। और एपिडिडाइमिस किस में ओपन हुई? वास डिफरेंस में। क्या ये क्रम पूरा समझ में आ गया? क्या ये पूरा क्रम आपको समझ में आ गया? ये क्रम डन? जरा एक बार थम्स अप के साथ में बता दीजिए कि हां सर ये पूरा क्रम हमें समझ में आ गया। इसमें से कौन वृषण के बाहर था, वृषण जाल के अंदर था? ये वृषण के बाहर था लेकिन वृषण जाल के अंदर था। ये जो थी ये टोटली बाहर आ गई थी। वृषण और वृषण, ये वृषण और वृषण कोश से बाहर आ गई थी। जाल बोल रहा हूं। ये जो थी ये वृषण के बाहर और वृषण कोश के अंदर थी। अभी अभी तेरे को बता दिया यहां पर। ये वाली जो थी ये अधिवृषण किसके अंदर है? अधिवृषण जो है ये किसके अंदर है? वृषण कोश के अंदर है, वृषण के बाहर है। फिर यहां से क्या निकली सर? ये निकली थी, इसका नाम क्या था? कॉडा एपिडिडाइमिस से कौन निकली? शुक्रवाहक वास डिफरेंस निकली और निकल कर किसमें चली गई है? उदर गुहा में। डन? क्लियर है? समझ में आ गया ये वाला बिंदु? ये नलिकाएं समझ में आ गई हैं कुल मिलाकर, ये जो नलिकाएं जो यहां पर बनाई हैं। डन? अब ध्यान से देख, पर्टिकुलरली ये नलिकाएं यहां से लेकर यहां तक की ये जो नलिकाएं जो मैंने यहां पर लिखी है, ये पूरी नलिकाएं, ये पूरी नलिकाएं कौन कौन सी? ट्यूबुली, रेक्टी, वृषण जाल, शुक्र वाहिका, अधि वृषण, शुक्र वाहक। ये किसको लेकर आ रही होंगी? ये किसको लेकर आ रही होंगी? सोच, ये जो शुक्र जनक नलिकाएं थी, इस शुक्र जनक नलिकाओं के अंदर मैंने तेरे को अभी बताया था, आज ही बताया था, ये शुक्र जनक नलिकाएं थी। इन शुक्र जनक नलिकाओं के अंदर क्या बनेंगे सर? इन शुक्र जनक नलिकाओं के अंदर शुक्राणु बनेंगे। ये जो शुक्र जनक नलिका, इनके अंदर क्या बनेंगे? शुक्राणु बनेंगे। शुक्र जनक नलिका से निकलकर शुक्राणु किस में जाएंगे? सोच, शुक्र जनक नलिका से निकलकर, शुक्र जनक नलिका से निकलकर शुक्राणु किस में जाएंगे? ट्यूबुली रेक्टी, ट्यूबुली रेक्टी से वृषण जाल, वृषण जाल से शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका से अधिवृषण, अधिवृषण से शुक्रवाहक। क्या ये सारे के सारे, आलोक चौधरी यहां पर पढ़ लो, एंट्रम जब आएगा तो बता दूंगा मादा में। क्या ये सारे के सारे ये नलिकाएं, क्या ये मार्ग दे रहे हैं युग्मक को? क्या ये एक मार्ग प्रदान कर रहे हैं युग्मक को? क्या युग्मक को रास्ता दे रहे हैं? शुक्राणु जो एक युग्मक है उसको रास्ता दे रहे हैं, मार्ग प्रदान कर रहे हैं। कल का लेक्चर अगर याद हो तो जरा मुझे बताइएगा, इन नलिकाओं को मैं क्या बोलूंगा? प्राथमिक लैंगिक अंग बोलूंगा कि द्वितीय लैंगिक अंग बोलूंगा? आवश्यक लैंगिक अंग बोलूंगा कि सहायक लैंगिक अंग बोलूंगा? सोच, याद आ रहा है? सोचो। एक लड़की पूछ रही, सर अधिवृषण किसमें खुलता है? सामने लिखा हुआ है। हाँ जी, सोचिए, क्या मैं इनको सहायक अंग बोलूंगा? अब ये जो सहायक अंग है ये नलिकाओं के रूप में है। ये जो अंग जो है ये किस रूप में? नलिकाओं के रूप में। क्या मैं इन सब को सहायक नलिका बोल सकता हूं? क्या मैं इन सभी को, ये जो यहां पर मैंने लिखी हैं, क्या इन सभी को हम सहायक नलिका बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं ना। तो याद कर, कल जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था नर जनन तंत्र, क्या स्टार्ट किया था हमने? जब नर जनन तंत्र स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि हमें 4 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है सर? वृषण पढ़ना है। दूसरा हमें क्या पढ़ना है? सहायक नलिका पढ़नी है। तीसरा हमें क्या पढ़ना है? सहायक ग्रंथि पढ़नी है। और आखिरी में हमें क्या पढ़ना है सर? आखिरी में हमें शिशन पढ़ना है। तो क्या हमने यहां पर वृषण के बारे में पढ़ा? हाँ सर पढ़ा। फिर वृषण के बाद क्या हमने सहायक नलिका देख ली? हाँ देख ली। ये रही सहायक नलिका। गुरु यही तो सहायक नलिकाएं हैं। ये जो यहां पर लिखी हैं, ये सहायक नलिका है या नहीं है? बिल्कुल है। सहायक नलिकाओं को हम एक्सेसरी डक्ट्स बोलेंगे। याद कर, कल वर्ड बताया था
क्या हम इनको एक्सेसरी डक्ट्स बोलेंगे? हाँ सर। तो ये जो थी, जो हमारी एनसीईआरटी में ये नहीं लिखी हुई है, हमारी एनसीईआरटी में ये नहीं लिखी हुई है, हमारी एनसीईआरटी में ये लिखी हुई है। कौन? वृषण जाल, शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण और शुक्रवाहक, ये 4 लिखी हुई हैं। एक एक्स्ट्रा याद कर सकते तो याद कर लेना। कुल मिलाकर ये जो 5 नलिकाएं जो हैं, हाँ जी, ये जो 5 नलिकाएं जो हैं, ये मिलकर क्या बना रही हैं? सहायक नलिका बोल रही हैं। ठीक है सर, शुक्र जनन नलिका सहायक नलिका क्यों नहीं बोलेंगे? इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये वो नलिका है जो मार्ग प्रदान नहीं कर रही है। ये वो नलिका है जिसके अंदर शुक्राणु बनेगा। क्या यहां पर शुक्राणु बना? नहीं। शुक्राणु कहां बनेगा? इस नलिका में शुक्राणु निर्माण होएगा। तो जरा सोच, सहायक नलिकाओं का मतलब, सेकेंडरी ऑर्गन्स का मतलब क्या था? जो रास्ता देंगी। क्या ये रास्ता दे रही है, निर्माण कर रही है? सर ये तो निर्माण कर रही है। यहां तो शुक्राणु का निर्माण होगा और ये जो है ये शुक्राणु को मार्ग देंगी। अब बता, जो मार्ग देंगी उनको प्राथमिक बोलूंगा या द्वितीय बोलूंगा? उनको सहायक बोलूंगा या आवश्यक बोलूंगा? ये आवश्यक है, ये सहायक है। हाँ जी, डन। हाँ जी, हाँ जी, आरती वर्मा जी बोलते हैं। सचिन यादव समझ में आ गया? अरे बस करो यार, आई फ्लू आई फ्लू आई फ्लू क्या है? मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, तुमको आई फ्लू पड़ी हुई है। इन्फेक्शन होता है आंखों में कॉर्निया का, यहां पर पढ़ लें थोड़ा सा। वायरल इन्फेक्शन होता है। सर शुक्र वाहिनी कौन होती है? देखिए, जो शुक्र वाहिकाएं जो होती है, इनको किसी बुक में शुक्र वाहिनी बोल दिया, कभी इसको शुक्र वाहिनी बोल दिया, तो ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो आप एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़िए, मैं एनसीईआरटी के हिसाब से तुमको पढ़ा रहा हूं। शुक्र वाहिका वासा डिफरेंशिया, शुक्र वाहक वास डिफरेंस। कुछ बुक्स में इसको शुक्र वाहिनी कर दिया है, जैसे आपकी एमटीजी जो फिंगर टिप्स जो है उसमें इसको शुक्र वाहिनी कर दिया, किसी बुक में इसको शुक्र वाहिनी कर दिया, तो बड़ा कंफ्यूजन सा हो जाता है। इसलिए प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड पढ़िए। शुक्र वाहिकाएं वासा डिफरेंशिया, शुक्र वाहक वास डिफरेंस। डन। चलें आगे बढ़ते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बात आई होप समझ में आ गई होगी। चलें अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। शुक्राणु किसके अंदर है? क्या शुक्रवाहक के अंदर शुक्राणु है? इस शुक्रवाहक के अंदर कौन है? शुक्राणु है ना। अब ये शुक्रवाहक कहां पर आ गई है? जरा जल्दी से मुझे बताइए, शुक्रवाहक कहां पर आ गई थी? अभी तेरे को बताया था शुक्रवाहक जो थी वो कहां पर आ गई है? उदर गुहा में आ गई है। ये कौन सी जगह थी? उदर गुहा। उदर गुहा में कौन आ गई है? शुक्रवाहक। अब ये क्या करेगी? आइए देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं। यहां पर ध्यान से देखिएगा। हमारे इस उदर भाग में, ये जो उदर भाग है, इस उदर भाग में क्या मिल रहा है? देख, फोकस के साथ में पूरा। ये है मूत्र नलिका, यूरेटर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और ये कहां से आ रही है? ये कहां से आ रही है? ये कहां से आ रही है बेटा? एक तरफ से दिखा रहा हूं, दूसरी तरफ से आप समझेंगे खुद। सोचो कहां से आ रही होगी? किडनी से आ रही है। ठीक है, कहां से आ रही है? किडनी से। किडनी जानते हैं सभी, वृक जिसको हम बोलते हैं, ये हमारी वृक है। उदर भाग में मिलती है। ये भी कहां पर मिलेगी? उदर भाग में। यानी ये उदर भाग में इस तरीके से किडनी है। ठीक है, उस किडनी से कौन आ रही है बेटा जी? ये किडनी से कौन आई है? मूत्र नलिका आई है। वृक यानी किडनी। इस किडनी से कौन आई है? ये नलिका जिसका नाम है मूत्र नलिका है। डन। ओके, ये मूत्र नलिका एक बड़ा सा एक संरचना जिसका नाम है मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर।
इसमें आकर खुलती है कौन? ये मूत्र नलिका किसमें आकर खुल रही है सर? ये मूत्र नलिका जो है, ये जो मूत्र नलिका जो थी, ये मूत्र नलिका जो है ये किसमें आकर खुल रही है? इस संरचना में जिसका नाम है मूत्राशय। अब इस मूत्राशय में क्या लेकर आ रही होगी? सोच, किडनी से, किडनी में मूत्र का निर्माण हुआ, किडनी में किसका निर्माण हुआ? यूरिन का। ये यूरिन यहां पर निर्माण हुआ और ये यूरिन मूत्र नलिका से होते हुए कहां पर लाया गया है सर? मूत्र नलिका से होते हुए मूत्राशय में लाया गया और यहां पर स्टोर किया जाता है। डन, इतनी सी बात। ये हम पढ़ेंगे किसमें? उत्सर्जन तंत्र में। किसमें पढ़ेंगे? उत्सर्जन तंत्र जब चैप्टर आएगा, मानव उत्सर्जन तंत्र जब चैप्टर आएगा वहां पर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना सा, ये मूत्र नलिका है, मूत्र नलिका किसमें आकर खुल रही है सर? मूत्राशय में आकर खुल रही है। डंडन डंडन। अब आगे देख, आगे क्या होने वाला है? ये हमारा मूत्राशय है और सर ये जो नलिका आपने बनाई है इसका नाम क्या है? ये है मूत्र मार्ग। इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग, अंग्रेजी में यूरेथ्रा। ठीक है, तो मूत्राशय किसमें ओपन हुआ? मूत्र मार्ग में, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक है, चलें आगे। कोई तकलीफ तो नहीं है? जब शुक्राणु, शुक्र जनन में कम तापमान चाहिए होता है, शुक्र जनन में कम तापमान चाहिए होता है, शुक्राणु को जिंदा रखने के लिए, अभी अभी आने दो विधिता, शुक्र जनन यानी शुक्राणु निर्माण के लिए टेम्परेचर कम चाहिए था। आपने शुक्राणु का निर्माण कर दिया, निर्माण करके अब आप उसको शरीर के अंदर भेज रहे हो। तुमने यहां पर शुक्राणु का निर्माण कर दिया जिसमें 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए था, जो तुमने यहां प्रोवाइड कर दिया। अब उसके बाद में ये शुक्राणु जब यहां पर जाएंगे तो कितना टेम्परेचर मिलेगा? वापस से 37। तो शुक्राणु निर्माण में कम चाहिए था, शुक्राणु को बनाने के लिए कम चाहिए था। जब बन गया शुक्राणु, उसके बाद उस शुक्राणु को नॉर्मल टेम्परेचर पर वो जिंदा रह सकता है। समझ में आया? फिर से सुन, मैंने बोला एक प्रोसेस है ए से बी, एक प्रोसेस है बी से सी। ए से बी बनाने के लिए कम टेम्परेचर चाहिए था। जब बी बन जाएगा फिर वो बी से जब वो सी में जाएगा तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पर जिंदा रहेगा। तो ये करने के लिए कम टेम्परेचर कब चाहिए था? जब हम शुक्राणु का निर्माण करेंगे। शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा, निर्माण के बाद में वो शुक्राणु नॉर्मल टेम्परेचर पर रह सकता है। ठीक है, ओके, डन। क्लियर है? जिसने भी पूछा था, आइए यहां पर फोकस कर ले। ठीक है, नूर नाम से जो है यहां पर टोटली फोकस कर ले। ठीक, नहीं तो क्लास से बाहर निकाल दूंगा एक झटके में, पता नहीं चलेगा। ये शुक्रवाहक जो है यहां पर आ चुकी है, किसमें? उदर गुहा में आ गई थी। ये शुक्रवाहक किसमें आ गई है? उदर गुहा में। ये देख, ये मान ले वृषण है, इस वृषण कोश है ये वृषण है और ये वृषण कोश है। वृषण के बाहर कौन है? ये अधिवृषण है और अधिवृषण से बाहर क्या निकल रही है सर? अधिवृषण से बाहर निकल रही है ये अधिवृषण से बाहर निकल रही है ये शुक्रवाहक। अब मुझे बताइएगा, क्या ये शुक्रवाहक वृषण कोश से बाहर निकलकर उदर गुहा में आई और उदर गुहा में आकर इसने क्या मूत्र नलिका के ऊपर से एक फंदा लिया? बोलिए, क्या बोला मैंने? वापस से सुन। यह है कौन? वृषण कोश। वृषण कोश से बाहर कौन आई सर? ये शुक्रवाहक।
ये कौन था गुरु? ये अधिवृषण था। अधिवृषण से क्या निकली? शुक्रवाहक। ये शुक्रवाहक ये निकली, वृषण कोश से बाहर आई, बाहर आकर किस में आ गई है सर? उदर गुहा। ये सारी जगह क्या कहला रही है? उदर गुहा। ये सारी जगह क्या कहला रही है? उदर गुहा। और उदर गुहा में ये क्या ले रही है? इधर देख, इधर देख, ध्यान से देख। ये हमारी किडनी है, किडनी। किडनी से क्या निकली थी? मूत्र नलिका निकली है, मूत्र नलिका निकली। हाँ सर। अब क्या ये शुक्रवाहक एक फंदा लेकर मूत्र नलिका के ऊपर से फंदा लेकर सिमिलरली यहां पर आई है, तो दो वृषण, एक इधर है एक इधर है, तो यहां पर भी इसी तरीके से। बोलो, कहानी समझ में आई? ये कौन है? ये शुक्रवाहक है और ये मूत्र नलिका के ऊपर से एक फंदा ले रही है। ये मूत्र नलिका के ऊपर से एक फंदा ले रही है ना, लूप ले रही है, उसके ऊपर मुड़कर नीचे आ रही है। किस में आ गई है? दिमाग लगा। मूत्राशय में आ गई है। किस में आ गई है? मूत्राशय में आ गई है। एक इधर से आई है, सिमिलरली एक इधर से भी आएगी। एक इधर से आई है, सिमिलरली एक इधर से भी आएगी। तो मैं एक तरफ की दिखा दूं, चलेगा? मैं एक तरफ की दिखा दूं, चलेगा तेरे को? क्योंकि अगर दोनों तरफ की दिखाऊंगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डायग्राम, तो मैं एक तरफ की दिखा रहा हूं यहां पर। ठीक है, इधर से। ठीक है, डन। इतना तो कॉमन सेंस है ना कि दोनों तरफ से आएंगी, क्योंकि वृषण आपके दो हैं, तो एक इधर से एक इधर से। यहां पर एक इधर से आ रही है, एक इधर से आएगी। डन, ठीक है। अब ये कौन है सर? ये शुक्रवाहक है, जो मूत्र नलिका के ऊपर से क्या ले रही है? एक फंदा ले रही है, एक लूप ले रही है। ठीक है, लूप लेकर ये किस में ओपन हो रही है? अब ध्यान से सुनिएगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये कौन था? ये मूत्राशय था। इस मूत्राशय के पार्श्व में, क्या? मूत्राशय के पार्श्व में ये हमारा मूत्राशय था, और इस मूत्राशय के पार्श्व में एक जोड़ी है। ये एक जोड़ी है, एक पेयर है। ये हमारा मूत्राशय है। ठीक है, और इस मूत्राशय के, ये हमारा मूत्राशय है, और इस मूत्राशय के पार्श्व में यानी लेटरल साइड में आपको दो संरचना दिख रही है। हाँ सर, एक जोड़ीदार संरचना दिख रही है। हाँ सर, ये क्या है सर? इनका नाम है ग्रंथि। इन ग्रंथियों का नाम है शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसाइकल बोल देते हैं, सेमिनल वेसिकल बोल देते हैं। डन, क्लियर है? कल की क्लास लेना, जय शर्मा, कल की क्लास में बता दिया था। हाँ जी, शुक्राशय जो होती है, ये शुक्राशय, ये कौन है? ग्रंथि है, ग्रंथि। ये कौन है बेटा? ग्रंथि है, ग्रंथि है ये। ठीक है, एक और ग्रंथि, जरा इधर देख। ये वाली ग्रंथि को देख, ध्यान से देख। अब मुझे बता, ये वाली जो ग्रंथि जो है, क्या ये अकेली ग्रंथि है, सिंगल है कि पेयर है? सेमिनल वेसाइकल थी ये वाली जो ग्रंथि है, क्या ये सिंगल है या पेयर है? ये वाली तो जोड़ीदार थी। इसको मैं लिख देता हूं, ब्रैकेट में लिख देता हूं। कैसी थी बेटा? ये पेयर थी, जोड़ी में मिल रही थी। लेकिन ये वाली जो है, ये सिंगल है, अकेली है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पुरोस्थ ग्रंथि। इसको हम क्या बोलते हैं? पुरोस्थ, प्रोस्टेट। क्या ये जोड़ीदार है, अकेली है? अकेली है, एकल। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा, शुक्राशय कहां पर मिल रही थी? शुक्राशय जो थी ये कहां पर मिल रही थी सर? ये मूत्राशय के पार्श्व में मिल रही थी। और पुरोस्थ, प्रोस्टेट जो है, ये कहां पर मिल रही है? क्या मैं बोल सकता हूं ये मूत्राशय के नीचे मिल रही है, मूत्राशय के आधार पर मिल रही है? बोल हां के ना। इतनी सी बात तेरे को समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बता, क्या तेरे को इतनी सी बात समझ में आई कि पुरोस्थ जो होती है ये मूत्राशय के नीचे, ये मूत्राशय के आधार पर मिलती है? इतनी सी बात समझ में आई? राहुल देवारी बोल रहे, सर जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं?
हाँ जी बोलिए, यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब इधर देखना। मान लो ये एक सेकंड, ये मेरे पास एक नलिका है, ये मेरे पास एक नलिका है, ठीक, ये मेरे पास एक नलिका है, ठीक है। अब इस नलिका के यहां पर एक ग्रंथि है, इस ग्रंथि को हम किससे दिखाएं? ठीक है, इससे दिखाते हैं। मान लो ये ग्रंथि है, और किससे दिखा सकते हैं? और किससे दिखा सकते हैं? इससे दिखाते हैं। मान लो ये ग्रंथि है, ये ग्रंथि है, ये एक, ये नलिका, इस नलिका के सामने से जब तुम देख रहे हो तो ये ग्रंथि एक है? हाँ सर। अब मुझे बताओ, इस ग्रंथि को पीछे से देखोगे तो क्या ये एक दिखाई देगी कि दो दिखाई देगी? बोलो जल्दी से। ये सामने से देखोगे तो एक है, लेकिन पीछे से अगर हम देखेंगे तो दो दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी? दिखाई देगी ना। इतना सा कंसेप्ट समझ में आया? इतना सा कंसेप्ट समझ में आ गया। ये क्यों बताया? क्योंकि ये नलिका, ये ग्रंथि जो है, ये जब हम पीछे से देखते हैं, पीछे से, तो ये हमको इस तरीके से दो दिखाई देती है, लेकिन ये दो होती नहीं है, ये अकेली होती है, सिंगल होती है। तो कंसेप्ट समझ में आया? पीछे से देख रहे तो कैसी दिखाई दे रही है? जोड़ीदार दिखाई दे रही है। तो कई बच्चे कहते हैं सर डायग्राम में तो प्रोस्टेट जोड़ीदार दिखाई दे रही है, आप तो बोल रहे हो अकेली है। कंसेप्ट तुमको समझा दिया, कंसेप्ट समझ में आ गया, क्लियर है? पृष्ठ भाग से देख रहे हैं तो ये दो, पृष्ठ भाग से देख रहे हैं तो ये दो दिखाई दे रही हैं, सामने से देख रहे हैं तो कितनी है? ये सिंगल है। डन है ना? क्लियर है? क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी का जो डायग्राम है, उस एनसीईआरटी के डायग्राम में ऐसा लग रहा है जैसे प्रोस्टेट कितनी है? दो है, लेकिन दो नहीं है, वो एक है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गई प्रोस्ट। चलिए अब इधर देखिएगा, आगे देखिएगा, और इसी के नीचे दो, ये छोटी छोटी, थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं मैं, ये दो छोटी ग्रंथि दिखाई दे रही। सर ये कितनी है? क्या नहीं, ये दो है, ये जोड़ीदार है। इनका नाम क्या है? इनको क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं काउपर, हिंदी में बोलते हैं कंद मूत्र पथ। कंद मूत्र पथ, बल्बो यूरिथ्रल, अंग्रेजी में काउपर। तो काउपर को अंग्रेजी में काउपर ही बोलते हैं। कंद मूत्र पथ, ये जो वर्ड जो था कंद मूत्र पथ, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बल्बो यूरिथ्रल। तो ये भी ग्लैंड है, ये भी ग्रंथि है, और ये कैसी है? ये भी जोड़ी में है। किसमें है? ये जोड़ी में है। डन। तो कुल मिलाकर आपको कितनी ग्रंथियां दिखाई दे रही हैं? सर हमको 3 ग्रंथियां दिखाई दे रही हैं। शुक्राशय जोड़ीदार, पुरोष्ठ एकल, बल्बोयूरिथ्रल कंदमूत्र पथ जोड़ीदार। ठीक है, ये 3 ग्रंथियां मिलकर क्या कहलाती हैं? इन 3 ग्रंथियों को मिलाकर बोला जाता है सहायक ग्रंथि। कौन कौन सी? शुक्राशय, ये शुक्राशय है, ये पीले रंग की जो दिखाई दे रही है। ये है पुरोष्ठ, प्रोस्टेट, जो दिखने में कैसी दिखाई दे रही है? 2 हैं, लेकिन ये 2 नहीं है, ये अकेली है। और ये छोटी छोटी कंद मूत्र पथ ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। डन। तो 2 1 2 याद रखना इस तरीके से, 2 1 2, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, चलें यहां तक? कोई कंफ्यूजन? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है सर, बल्बोयूरिथ्रल काउपर एक ही है? हाँ जी बेटा एक ही है, ये अलग अलग नाम नहीं है, एक ही नाम है। इसी ग्रंथि के 2 नाम है। ये जो ग्रंथि मैंने बनाई है काउपर, इसी का एक दूसरा नाम है बल्बोयूरिथ्रल या कंदमूत्र पथ बोला जाता है। डन। चलिए
अब ये ग्रंथियां क्या कहला रही हैं? इन ग्रंथियों को हम बोलते हैं सहायक ग्रंथि। अब ये क्या करेंगी? मैंने कहा पढ़ेंगे अभी तो हम संरचना देख रहे हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिएगा जरा, फोकस करिएगा, ये क्या था गुरु? ये क्या था? इधर देख, ध्यान से देख, यहां तक का पोर्शन जो था, यहां तक का पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या कहला रहा था? मूत्राशय, है ना? ये वाला पोर्शन क्या कहला रहा था? मूत्राशय, है ना? मूत्राशय के नीचे लंबी सी नलिका निकल रही है। इस नलिका का नाम क्या था सर? इस नलिका को हमने बोला था मूत्रमार्ग, बोला था मूत्रमार्ग। हाँ सर, ये मूत्रमार्ग है, ये पूरा मूत्रमार्ग है। ठीक, अब इस मूत्रमार्ग को हमने 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन से? इधर देखिएगा, ये मूत्रमार्ग को हमने 3 भागों में बांट दिया है। किसको? यूरेथ्रा को हमने 3 भागों में बांट दिया है। कौन कौन से 3 भाग? ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये लंबा सा थर्ड पोर्शन। किसको? ये जो मूत्रमार्ग जो था, ये पूरी नलिका क्या कहला रही है? मूत्रमार्ग। इस मूत्रमार्ग को हमने 3 पोर्शन में बांट दिया। किसको? जो हमने यहां पर मूत्रमार्ग लिखा है, यूरेथ्रा, इसको हमने 3 पोर्शन में बांट दिया है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस तरीके से। ठीक है, अभी जो फर्स्ट वाला जो था, देखकर मुझे बताओ, क्या ये जो फर्स्ट वाला जो मूत्रमार्ग जो है, क्या इस मूत्रमार्ग पर पुरोस्थ ग्रंथि है या नहीं है? जल्दी से, फटाफट। मूत्राशय हो चुका बेटा, मूत्राशय के नीचे ये पूरी नलिका मूत्रमार्ग है। अरे गुरु, ये पूरी नलिका मूत्रमार्ग है, ये पूरी नलिका मूत्रमार्ग है, ये यहां से नीचे तक पूरी की पूरी मूत्रमार्ग है। बस, अब ठीक है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये जो पूरा मूत्रमार्ग तुमको दिखाई दे रहा है, क्या तुमने इस मूत्रमार्ग को 3 भागों में बांट दिया या नहीं बांटा? ये फर्स्ट, ये सेकंड और फिर ये पूरा का पूरा थर्ड। मैं इतना सा पूछ रहा हूं, क्या हमने मूत्रमार्ग को 3 भागों में बांट दिया? हाँ जी, बांट दिया। जिसमें से फर्स्ट जो था, इस फर्स्ट के दोनों तरफ कौन सी ग्रंथि मिल रही थी? पुरोस्थ ग्रंथि मिल रही थी। तो ये जो पहला वाला पोर्शन जो होता है, इसको बोला जाता है पुरोस्थ मूत्रमार्ग, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। क्या इतना सा कंसेप्ट समझ में आ गया? क्या मिल रही थी यहां पर? यूरेथ्रा। इस यूरेथ्रा के दोनों तरफ क्या मिल रही थी? या मैं बोलूंगा एक सिंगल ग्रंथि मिल रही थी। उस ग्रंथि का नाम क्या था? प्रोस्टेट ग्रंथि। इसलिए इस मार्ग को हमने क्या बोल दिया? पुरोस्थ मूत्र मार्ग। कोई तकलीफ, कोई कंफ्यूजन? सिंपल सा था। चलिए जी आगे, नेक्स्ट। अब ये जो है, ये वाला दूसरा वाला भाग जो था, देख दूसरा वाला भाग, इस दूसरे वाले भाग में सेकंड, ये जो सेकंड वाला जो है, क्या इस सेकंड वाले भाग पर 2 छोटी छोटी कंद मूत्र पथ या बल्बो यूरेथ्रल काउपर ग्रंथि मिल रही थी? ये जो छोटे वाला भाग जो तेरे को दिखाई दे रहा है, ये छोटे वाला भाग, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है। दिखाई दे रहा है? दिख रहा है? आराम से दिखाई दे रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये फर्स्ट वाला पोर्शन, ये सेकंड वाला पोर्शन है ना। तो सेकंड वाला जो है वो सबसे छोटा दिखाई दे रहा है, ये सबसे छोटा दिखाई दे रहा है। ये वाला मूत्र मार्ग जो है, ये 3 भाग है मूत्र मार्ग के गुरु, ये 3 भाग है मूत्र मार्ग के, जिसमें सबसे पहला जो था उसको हमने प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग वो बोल दिया, इसको प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा पुरोस्थ मूत्र मार्ग बोल दिया। क्यों? क्योंकि यहां पर पुरोस्थ ग्रंथि थी। अब सर इसको क्या बोलेंगे? ये वाला जो है इसको क्या बोलेंगे? ये वाला जो है इसको क्या बोलेंगे? क्या इसको बल्बो यूरेथ्रल मूत्र मार्ग बोलेंगे? नहीं, इसको बोलते झिल्ली में मूत्र मार्ग, झिल्ली में
मूत्र मार्ग। क्यों सर? अंग्रेजी में मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। क्यों गुरुजी, ऐसा क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन वर्ड का मतलब होता है पतली सी झिल्ली। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? पतली झिल्ली। और ये जो मूत्र मार्ग होता है ये बहुत ही छोटा पतला सा होता है। क्या? बहुत ही छोटा पतला सा मूत्र मार्ग होता है। पतला सा मूत्र मार्ग होता है। मैं मुर्ग मार्ग कह रहा हूं। पतला सा मूत्र मार्ग होता है, छोटा सा बहुत ही पतला मूत्र मार्ग होता है, जिस पर क्या मिलती है? कंद मूत्र पथ ग्रंथि मिलती है। इसको हम बोलते हैं झिल्ली में मूत्र मार्ग। डन, मीनिंग समझ में आ गया। इसको क्यों बोला पुरोस्त? क्योंकि यहां पर पुरोस्त ग्रंथि थी। इसको झिल्ली में क्यों बोला? क्योंकि बहुत ही छोटा पतला सा होता है। अब ये है आखिरी, लास्ट तीसरा। अब इधर देख, ये लास्ट तीसरा। अब इधर देखिएगा, ये जो आखिरी जो तीसरा जो है, लास्ट वाला, ये जो तीसरा जो है, ये लास्ट वाला तीसरा जो है, ये वाला मूत्र मार्ग जो है, ये किस में मिल रहा है बेटा? ये मिल रहा है हमारे शिशन में। ये वाला पोर्शन जो होता है, दिस एरिया, ये वाला पोर्शन जो होता है, ये पूरा का पूरा भाग जो होता है, ये पूरा पोर्शन जो होता है नर के अंदर क्या कहलाता है? पेनिस शिशन कहलाता है। अब आप मुझे बताइएगा, ये वाला पोर्शन शिशन कहलाता है, ये पूरा पोर्शन पेनिस कहलाता है, शिशन कहलाता है ना? क्या इस शिशन के अंदर जो मूत्र मार्ग मिलेगा, क्या मैं उसको शिशन मूत्र मार्ग बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? शिशन मूत्र मार्ग, पेनाइल यूरेथ्रा। बोलिए जनाब, क्या बोलूंगा इसको? पेनाइल यूरेथ्रा, शिशनीय मूत्र मार्ग या सिंपल शिशन मूत्र मार्ग। डन। तो इस तरीके से आपका मूत्र मार्ग जो होता है ये 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, चलें आगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? डन डना डन डन। अब ये लास्ट में क्या है? ये पोर्शन जो फूला हुआ ये क्या है? इसके ऊपर कोई आवरण वावरण मिलता है क्या? इसके ऊपर कोई झिल्ली में आवरण मिलता है क्या? वो हम पढ़ेंगे किसमें? जब हम शिशन की संरचना देखेंगे तब वहां पर आएगा। अभी मुझे बताइए, यहां तक की ये चीजें समझ में आ गई है? यहां तक कोई कंफ्यूजन? डन डना डन डन। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखिएगा, ये जो 3 ग्रंथियां मैंने बोली, शुक्राशय फर्स्ट, पुरोस्थ सेकंड और थर्ड का ऊपर, अब इनका क्या होएगा इधर देखना बेटा। ये ऊपर से कौन आ रही थी फंदा लेकर? जल्दी से, ये ऊपर से फंदा लेकर कौन आ रही थी? सर ये शुक्रवाहक जो था, ये शुक्रवाहक जो था ये ऊपर से फंदा लेकर आ रहा था। हाँ सर, ये ऊपर से फंदा लेकर आ रहा था। अब ऊपर से फंदा लेकर क्या करेगा? इधर देखना, ध्यान से देखिएगा। ये सारा का सारा वापस से ब्लैक कर रहा हूं ताकि कंसेप्ट समझ में आए। मूत्र मार्ग समझ में आ गया? हाँ जी, देखिए ये आ रही है हमारी कौन? शुक्रवाहक। शुक्रवाहक किसको लेकर आ रही थी? शुक्रवाहक किसको लेकर आ रही थी? सर शुक्रवाहक जो थी वो शुक्राणु को लेकर आ रही थी। किसको लेकर आ रही थी सर? शुक्रवाहक शुक्राणु को लेकर आ रही थी। हाँ सर, लेकर आ रही थी। अब ये जो ग्रंथि जो तुमको सबसे पहले दिखाई दे रही है शुक्राशय, ये शुक्राशय की नलिका, इधर देख, ये शुक्राशय की नलिका किसकी नलिका है? सोच, ये किसकी नलिका है? ये वाली ग्रीन कलर की किसकी नलिका है? ये ग्रीन कलर की क्या दिखाई है मैंने? शुक्राशय दिखाई है। शुक्राशय की ये नलिका है। हाँ सर, लिख दूं यहां पर ये शुक्राशय की नलिका, शुक्राशय नलिका।
अब बेटा ये शुक्राशय अगर ग्रंथि है तो कुछ ना कुछ पदार्थ बनाएगी। ये शुक्राशय अगर ग्रंथि है, ग्लैंड है, तो कुछ ना कुछ निकालेगी, कुछ ना कुछ स्त्रावित करेगी, और वो स्त्राव इस नलिका से आ रहा है। ठीक है, अब इधर देख, ये शुक्राशय की नलिका और ऊपर से ये आता हुआ कौन, शुक्रवाहक, ये दोनों जुड़ जाते हैं और जुड़कर एक कॉमन नलिका बनाते हैं। ये क्या बोला, वापस से सुन, फिर से सुन, एक बार में पल्ले अगर नहीं पड़े तो दोबारा सुन। देखिए शुक्रवाहक आ रहा है, 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 आ गया यहां तक। ये शुक्राशय की नलिका, हाँ सर, ये और ये कौन, शुक्राशय की नलिका और शुक्रवाहक, ये दोनों फ्यूज्ड हो गए। ये दोनों फ्यूज्ड हो गए। कौन, ये शुक्राशय की नलिका और ये शुक्रवाहक, ये दोनों क्या हो गए, फ्यूज्ड हो गए और फ्यूज्ड होकर एक कॉमन नलिका बना दिए। ठीक है, अब ये जो कॉमन नलिका जो बनी है इसका नाम है स्खलन नलिका। इसको हम बोलते हैं स्खलन नलिका। सर इंग्लिश में बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। इंग्लिश में बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। जिसको छोटा छोटा नहीं दिखाई दे रहा, मैं यहां पर जूम कर देता हूं ताकि एक बार आपको दिखाई दे जाए मैंने यहां पर क्या लिखा है। यहां पर देख, ये किसकी नलिका, ये ग्रीन वाली नलिका किसकी है, शुक्राशय की, और ये पिंक वाली कौन है, शुक्रवाहक है। ठीक है, ग्रीन वाली नलिका कौन सी है, ये वाली शुक्राशय की, और ये पिंक कौन है, शुक्रवाहक है। ये दोनों जुड़ गए और जुड़कर एक कॉमन नलिका बना दी, फ्यूज्ड होकर एक नलिका बना दी। उस एक नलिका का नाम है स्खलन नलिका, जिसको हम इजैक्यूलेटरी डक्ट बोलते हैं। अब आप मुझे बताइएगा कितनी इजैक्यूलेटरी डक्ट होंगी, जल्दी से फटाफट बताइए, इजैक्यूलेटरी डक्ट कितनी होगी। अब देखो, ये राहुल देवारी है, कह रहा है सर आप एक ही टेस्टीज क्यों बना रहे हैं, 2 होती है ना सर जी। भाई साहब हमारे 2-3 यहां पर खोपड़ी में बाल बचे हैं, वो भी उड़ा दो तुम। सर आप एक ही टेस्टीज क्यों बना रहे, 2 होती है ना। हाँ भाई, इजैक्यूलेटरी डक्ट कितनी बनेगी। सर स्पर्म कैसे बनता है, बहुत जल्दी है तेरे को, लीजेंडरी बच्चा। आगे से हम ऐसे बच्चों को लीजेंडरी बोलेंगे, समझ जाना, लीजेंडरी बच्चा। हाँ भाई, स्खलन नलिका कितनी बनेंगी, सर 2 बनेंगी। क्यों 2 बनेंगी, क्योंकि मेरे भाई इधर से भी तो एक ले मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, दूसरी टेस्टीज से, दूसरे वृषण से आएगी कौन, शुक्रवाहक, और उसके साथ में कौन जुड़ेगी गुरु, उसके साथ में जुड़ जाएगी कौन, आपकी शुक्राशय की नलिका, और दोनों मिलकर क्या बना देंगे सर, स्खलन नलिका। तो कुल मिलाकर कितनी स्खलन नलिका बन गई है, 2 स्खलन नलिका बन गई हैं। ठीक है, कितनी स्खलन नलिका बन गई हैं, 2 स्खलन नलिका बन चुकी हैं। ये नूर को क्लास से बाहर निकालिएगा जल्दी से। कितनी स्खलन नलिका बन चुकी बेटा, हाँ जी, कितनी स्खलन नलिका बन चुकी है सर यहां पर, सर 2 स्खलन नलिका यहां पर बन चुकी है। ठीक है, अब ये दोनों स्खलन नलिका किसमें ओपन हो रही है, दिमाग लगा, ये दोनों स्खलन नलिका किसमें ओपन हो रही है, ये दोनों स्खलन नलिका किसमें ओपन हो रही है, ये कौन सा भाग था, जरा जल्दी से सोच, ये वाला भाग कौन सा मूत्र मार्ग था, क्या ये मूत्र मार्ग, कौन सा मूत्र मार्ग था, पुरोस्थ मूत्र मार्ग था या नहीं था, हाँ सर। और ये दोनों स्खलन नलिका अपना स्त्राव यहां पर डाल देंगी, डाल दिया,
क्या डाल दिया? जो भी इनका पदार्थ था वो सारा का सारा कहां पर डाल दिया? इस पुरोस्थ मूत्र मार्ग में डाल दिया। यहां पर दोनों स्खलन नलिका ने डाल दिया अपना पदार्थ, यहां पर डाल दिया। क्या डाला, क्या था उसमें, सब आएगा, तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलें आगे। चलें, अब आप मुझे बताइएगा ये कौन सी ग्रंथि थी? पुरोस्थ। क्या पुरोस्थ ग्रंथि अपना स्त्राव नहीं डालेगी यहां पर? सोच, ये पुरोस्थ ग्रंथि से नलिका निकली और उस पुरोस्थ ग्रंथि से नलिका ने अपना स्त्राव यहां पर डाल दिया। जूम करके वापस से देख, फिर से रिपीट कर रहा हूं, देख। ये शुक्र वाहक क्या लेकर आ रहा था? शुक्राणु। हाँ सर, यहां से शुक्राणु आ रहे थे। शुक्राशय ने कुछ तरल निकाला, कुछ लिक्विड निकाला, यहां पर दोनों फ्यूज्ड होकर क्या बनाई? स्खलन नलिका। स्खलन नलिका, एक कह रहे स्त्राव क्या होता है? स्त्राव मीन्स सिक्रीशन, कुछ चीज निकालना। ये शुक्राशय ने अपना प्रोडक्ट निकाला। भाई साहब, हमारी खोपड़ी खत्म हो जाएगी कसम से। ये शुक्रवाहक आई, ये शुक्राशय की नलिका, दोनों फ्यूज्ड होकर एक नलिका बनाई जिसका नाम है स्खलन नलिका। डन। ये दूसरी स्खलन नलिका। ये दोनों स्खलन नलिका किसमें अपना पदार्थ डाल दिया? क्या डाल दिया? यहां पर अपना पदार्थ डाल दिया, जो भी था डाल दिया। ये जगह कौन सी थी? सर ये थी पुरोस्थ मूत्र मार्ग, प्रोस्थेटिक यूरिथ्रा। ठीक है, हाँ, है ना। अब जरा सोच, इसमें ये ग्रंथि भी तो थी, कौन सी? पुरोस्थ। क्या पुरोस्थ ग्रंथि कुछ नहीं बनाएगी? बनाएगी, वो भी अपना प्रोडक्ट यहां पर डाल देगी। हाँ सर, डाल देगी। अब आप मुझे बताइएगा यहां पर क्या क्या मिलेगा? सोच, इस जगह पर किस किस का प्रोडक्ट मिलेगा? इस जगह पर किस किस का प्रोडक्ट मिलेगा? सोच, क्या शुक्राशय का प्रोडक्ट यहां पर है? कौन है? शुक्राणु। क्या यहां पर क्या यहां पर शुक्र वाहक का प्रोडक्ट है? शुक्र वाहक क्या लेकर आ रही थी? शुक्राणु यहां पर होंगे। हाँ होंगे। शुक्राशय सेमिनल वेसाइकल ने जो प्रोडक्ट बनाया वो भी यहां पर है। प्रोस्टेट ने जो प्रोडक्ट बनाया वो भी यहां पर है। यानी यहां पर इस जगह पर किस किस का प्रोडक्ट है? सर शुक्राणु भी है जो शुक्रवाहक लेकर आ रहा था, शुक्राशय का प्रोडक्ट भी यहां पर है, पुरोस्थ ग्रंथि का प्रोडक्ट भी यहां पर है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर यहां पर तो फिर मूत्र भी मिल जाएगा। सही पकड़े सर, यहां तो मूत्र भी मिल जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल, तो ये तो मूत्र से मिक्स हो जाएगा। मैंने कहा रुक जा, तसल्ली रख, तरीके से पढ़ना है, सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। एक दिन में सारी चीजें नहीं होंगी, तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इतना सा हिंट दे देता हूं, ये जो मूत्र मार्ग होता है ना, मूत्र मार्ग नर में, मेल्स में, ये जो यूरिथ्रा जो होता है, ये होता है कॉमन पाथवे, समान पथ होता है। कॉमन पाथवे होता है, समान पथ होता है। किसका गुरुजी? ये कॉमन पाथवे होता है किसका? वीर्य का और मूत्र का। सर ये वीर्य क्या होता है? अगला प्रश्न आ जाएगा। तो यहां से क्या आ रहा था? सर शुक्राणु आ रहा था। शुक्राणु प्लस ये जो सहायक ग्रंथि जो प्रोडक्ट बनाएंगी, तरल लिक्विड, वो मिक्स होकर क्या कहलाएगा? वीर्य कहलाएगा। सर फिर तो मूत्र मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, पाइप खुली नहीं है, उसमें पाइपलाइन बिछा रखी है। अरे दे दो रे, कुछ दो यार, कुछ हथौड़ी बतौड़ी दो, हमको सिर पे मार ले। हाँ भाई, ये वाला पार्ट एब्डोमेन के अंदर है और ये शिशन जो होता है ये शरीर से बाहर निकलता है, श्रोणी क्षेत्र से। ठीक है दीप्ति यदुवंशी? सर सिर पे बाल ना होना मतलब पैसों की पहचान होती है। हाँ बहुत पैसा है हमारे पास, बहुत ज्यादा पैसा है। बोलिए
जब हम बाहर निकलते घर के बाहर तो इस जेब में से पैसा निकलता है, इसमें से निकलता है। हम आगे जब बढ़ते हैं पीछे निकलता जाता है पैसा, और कुछ नहीं मिला। मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं और तू यहां पर ऐसी बातें कर रहा है। हाँ बहुत पैसा है मेरे पास, क्या करेगा बोल? बिजनेस खोलेगा मेरे साथ में? और एक पते की बात बताऊं, मेरे पास करंटली वर्तमान में एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, जिसने मेरे को बोला हमारे यहां पर पढ़ाओ, हम आपको 1.5 करोड़ रुपए देंगे पढ़ाने के, साल भर के 1.5 करोड़, समझ रहा है? 1.5 करोड़ पैसे देंगे पढ़ाने के। और अगर मैं चला जाऊं तो नुकसान किसका? आपका। समझ में आया? 1.5 करोड़ सोच भी सकता है? मेरी आराम से पुश्ते बैठकर खाएंगी, 1 साल में 1.5 करोड़। पता है किस वजह से रुका पड़ा हूं? सिर्फ आप लोगों की वजह से। ठीक है, तो यहां पर पढ़ाई पर फोकस कर बेटा, पढ़ाई पर। तो सर यहां पर कितना मिल रहा है? उससे 6 से 7 गुना कम मिलता है, फिर भी पढ़ा रहा हूं ना। सिर्फ बच्चों के फ्यूचर को ध्यान में रखकर ये सारी चीजें कर रहा हूं, नहीं तो और जितने भी लोग जो तुम देखते हो ना, इधर से उधर भागते हैं। क्यों भागते हैं? पैसा। अगर मैं जाऊंगा भी ना तो पूरा कोर्स कंप्लीट कराकर जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। समझ में आया? अगर मैं जाऊंगा भी तो पूरा कोर्स कंप्लीट कराकर जाऊंगा, ऐसे बीच में छोड़कर नहीं जाऊंगा। कई टीचर्स बोलते हैं विद्यार्थी सदा ही स्वार्थी, बोलते हैं मेरे सामने, लेकिन अगर मेरा कर्म ही अगर स्वार्थी हो गया, मेरा पढ़ाना जिसको पढ़ाना ही अगर वो स्वार्थी हो गया, तो फिर तो मेरा पढ़ाना ही बेकार है। होते हैं, कुछ होते हैं, 100 में से 1-2 बच्चे होते हैं, लेकिन 100 के 100 नहीं होते। उन 100 में से अगर एक की भी रैंक आ जाती है ना, तो बस हमारा वो साल जो है ना, हमारा वो ईयर जो है, वो मेहनत पूरी रंग ला जाती है। ठीक, डन। यहां तक की बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये डायग्राम यहीं तक बनाना है, और ऐसा ही डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में भी बना रखा है यहां पर। अब यहां पर कुछ अग्र, छद, शिशन, मुंड, वृषण, ये तो तुम जानते हो। मूत्र मार्ग बता रखा है, मूत्र मार्ग के भाग नहीं बता रखे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम हो चुका है आई थिंक, है ना। तो यहां तक जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं यहां तक की, वो सारी की सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, ओके। सर कमेंट ऑफ किया करो, नहीं तो चैप्टर कंप्लीट नहीं होएगा। तुमसे ज्यादा टेंशन हमको है दोस्त, तुम टेंशन ना लो। ठीक है, तुमसे ज्यादा टेंशन हमको होती है, कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। तुम टेंशन मत लो, तुम सिर्फ चुपचाप पढ़ो। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ दूसरी चीजें सिखानी भी जरूरी है। अगर तुम पढ़ लिख जाओगे और तुम्हारे अंदर ह्यूमैनिटी नहीं आएगी, इंसानियत ही नहीं होएगी, तो उस पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या है। तो पढ़ाई के साथ साथ इंसानियत भी सिखाई जाती है, पढ़ने का तरीका भी बताया जाता है कि जब पढ़ाई कराते हैं तो चुपचाप बैठकर सुनते हैं। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बच्चे को ऐसा मीडियम मिला हो पढ़ाई का, तो उसको सिखाना पड़ेगा ना। तुम अकेले नहीं हो यहां पर कमेंट बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हम अपने तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक, चलो। हाँ जी, अरे नहीं जा रहा भाई, कहीं नहीं जा रहा मैं। ठीक है, पूरा कोर्स कंप्लीट कराकर ही देखूंगा जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। कोर्स पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, डन। चलिए अपन मिलेंगे अब कल सेम टाइम पर 4 बजे। बाय बाय। हाँ,
सर आपने वृषण को वृषण कोश क्यों लिखा है? अरे बांगड़ू, अरे बांगड़ू, ये वृषण है और वृषण के बाहर ये वृषण कोश है, ठीक है, ये है वृषण। बुद्धू, ए बुद्धू, ए बुद्धू, पूरी रामायण गाली हाँ कह रहा है, ये का हुआ, ठीक है। चलो जी, हाँ होमवर्क में अभी अपलोड करा देता हूं, ठीक है। अभी एक क्लास है, उस क्लास के बाद में 7 बजे के बाद में होमवर्क अपलोड करा दूंगा, तो रात को 8 बजे तक आपको दिख जाएगा। होमवर्क कर लेना दोनों का, आज का भी और कल का भी, ठीक है। चलो जी, बाय बाय बच्चों, बाय, टेक केयर। पढ़ाई करना, जो चीजें पढ़ाई हैं अच्छे से पढ़ना, ठीक है, बाय।